हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एमसीडीपीओ को लेकर जो भी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो पेपर एनालिसिस का जो मेरा पार्ट था वो है जो दोस्तों है जो अब हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कारणों से जो हमें जो इस वीडियो को नहीं ला रहे थे, लेकिन आज से है जो दोबारा है जो पेपर एनालिसिस है जो स्टार्ट होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जरूर है जो इसे देखिए और लोगों के बीच जो जरूर शेयर कीजिए। पेपर में जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वही पार्ट को मैं चर्चा करूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, जो आपको पीटी और मेंस दोनों को है जो आपको कवर करेगा। दोस्तों अगर नए हैं तो जरूर है जो वीडियो को है जो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, वही मेरा मानक होता है। दोस्तों आज के जो पेपर में मैंने कल कृषि, बिहार के कृषि के बारे में मैंने चर्चा किया था। आप एक वीडियो देखिए, उसमें बिहार की कृषि में क्या क्या है जो संभावनाएं हैं, क्या क्या है जो समस्याएं हैं और वर्तमान समय में इसे जो कैसे दूर किया जा सकता है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आप मुझे जरूर है जो उसको देखिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आज की जो पेपर है उसमें जो इम्पोर्टेंस हुआ है उसमें है कि योग दिवस के बारे में है जो दोस्तों जो आज हम चर्चा करेंगे। योग दिवस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पूछ सकता है। वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आपसे यहाँ से जरूर क्वेश्चन है जो देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों योग दिवस आप जानते हैं दोस्तों कि 21 जून को है जो योग दिवस है जो मनाया जाता है। विश्व योग दिवस है जो 2015 में है जो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है जो सबसे पहली बार है इसको मनाया गया। इस बार खास क्यों है दोस्तों कि इसका जो है 75, आप जानते हैं कि अमृत काल चल रहा है। अमृत काल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अमृत काल जो अमृत महोत्सव जो चल रहा है दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि अमृत काल किसको, तो ये 12 मार्च 2021 से स्टार्ट हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक है जो दोस्तों है जो ये अमृत काल चलेगा। ये है जो डेट भी पूछ देता है, इसलिए डेट भी है जो आप है जो ध्यान रखिएगा। हर इंफॉर्मेशन अलग होगा यहाँ, निश्चित रूप से जो आपको यहाँ पर है जो कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों इस बार जो योग दिवस का जो थीम है दोस्तों, ये है जो ईयर फॉर ह्यूमैनिटी है। क्या है? ईयर फॉर ह्यूमैनिटी। क्या नाम दिया गया है? ईयर फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी है जो इस बार है जो दिया गया। ये है जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कब चालू किया गया, ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमा योग दिवस है दोस्तों, तो 8वां योग दिवस है। ये भी क्वेश्चन है जो पूछता है कि केमा योग दिवस है जो मना रहा है, तो 8वां योग दिवस मना रहा है। तो ये सब पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज है कि दोस्तों इस बार जो योग दिवस में है जो 75 जो मंत्री हैं वो देश के अलग अलग भागों में जाकर है जो मनाएंगे। तो निश्चित रूप से जो एक नया चीज है जो देखने के लिए मिल रहा है। और दूसरी चीज है कि जितना भी है जो इसे आप एक्सप्रेस कीजिएगा योग दिवस को, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, निश्चित रूप से जो है सकारात्मक देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे है जो सरकार के द्वारा है जो इसमें योजना है जो चली जा रही है। योग को है जो खेलो इंडिया यूथ गेम में भी है जो शामिल किया गया है। तो निश्चित रूप से जो एक सकारात्मक चीज है और इसे जो हमें है जो इस प्रकार से देखना चाहिए कि योग है जो मानव जीवन को है जो सफल बनाने में कहीं ना कहीं है जो बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जरूर है जो योग जरूर करें। मेडिटेशन, जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मेडिटेशन जरूर करें, उससे जो स्मरण शक्ति बढ़ती है और आप स्वास्थ्य भी है जो कहीं ना कहीं जो आपको अच्छा होता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो 75 मंत्री, इसमें प्रधानमंत्री जो पीएम है दोस्तों है जो ये है जो मैसूर में, कहाँ पर है जो इस बार जो है जो उन्होंने जो मनाने का जो फैसला किया जो कर्नाटक के मैसूर पैलेस में। कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर पैलेस में। ये है जो बहुत ही कर्नाटक के मैसूर पैलेस में। तो यहाँ है जो दोस्तों है जो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ देगा कि इस बार योग दिवस है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहाँ है जो मनाया जा रहा है, तो कर्नाटक के मैसूर पैलेस में है जो मनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज की अगर बात करें दोस्तों की जो बिहार से, अगर बिहार से रिलेटेड है तो बिहार में है जो आरके सिंह है जो दोस्तों, बिहार में है जो आरके सिंह के बारे में आप जानते हैं कि ये ऊर्जा मंत्री है। ये है जो दोस्तों नालंदा महाबिहार में है जो ये है जो नालंदा महाबिहार में है जो दोस्तों है जो ये है जो योग करेंगे। तो बिहार से रिलेटेड आरके सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको है जरूर। नालंदा महाबिहार को दोस्तों 2016 में है जो यूनेस्को में शामिल किया गया था। बिहार में 2 जगह है, एक बोध गया है, दूसरा है नालंदा महाबिहार। यह है जो दोस्तों 2016 में है जो इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो निश्चित रूप से आपके लिए इतना इंफॉर्मेशन जो है गैदर इंफॉर्मेशन किया गया है वो है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। योग दिवस 21 जून, कब से? 2015 से स्टार्ट। अमृत काल के समय में 75 मंत्री 75 अलग अलग जगहों पर मनाएंगे। कहाँ पीएम कहाँ जा रहे हैं? कर्नाटक के मैसूर पैलेस में मनाएंगे।
अमृतकाल का काल का है 12 मार्च 2021 से 15 मार्च 2023 तक। बिहार में आर.के. सिंह का नालंदा महाविहार में, नालंदा महाविहार जो है वो 2016 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। योग दिवस का थीम क्या है, ये एयरफोर्स यूनिटी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जो इतना है जो कहीं ना कहीं जो एग्जाम के अंदर में जो आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों ये है जो आज का पहला पॉइंट था। अब हम दूसरे पॉइंट को मूव करते हैं दोस्तों। अब हम दूसरे पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं। निश्चित रूप से है जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो दोस्तों है जो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र है। जो बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र है दोस्तों उसको है जो 50 क्या है, बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र है वो है जो 50 किलोमीटर का जो दायरा है जो रखा गया है वो है जो कहीं ना कहीं है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों बीएसएफ क्या है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो दोस्तों है जो कहीं ना कहीं ये है जो 1965 में जो इसकी है जो स्थापना की गई थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है जो इसकी है जो स्थापना है जो 1965 में की गई। चर्चा में क्यों है दोस्तों कि इसका जो अधिकार क्षेत्र है, इसका जो अधिकार क्षेत्र है जो 50 किलोमीटर के अधिकार क्षेत्र में अभी है जो सरकार 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर जो किया है उसमें है जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो कहाँ कहाँ बढ़ाए गए हैं और कहाँ कहाँ है जो घटाए गए हैं। तो 3 ऐसे स्टेट है जहाँ पर है जो दोस्तों है जिसको बढ़ाया गया है वो है जो पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम। कहाँ है, पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम। असम यहाँ पर है जो दोस्तों है जो 15 किलोमीटर से बढ़ाकर है जो 50 किलोमीटर है जो कर दिया गया है। तो यह है जो यहाँ पर है जो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दोस्तों कि गुजरात में 80 किलोमीटर था, गुजरात में 80 किलोमीटर था, उसको है जो दोस्तों है जो घटाकर है जो 50 किलोमीटर कर दिया गया। और राजस्थान में दोस्तों है जो राजस्थान में पहले से ही 50 किलोमीटर था, वहां है जो 50 किलोमीटर रख दिया है। तो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र जो है दोस्तों 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर जो किया है वो है जो कहाँ कहाँ किया है, पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम, जिसमें 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। गुजरात में 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। और राजस्थान में है जो दोस्तों 50 किलोमीटर पहले से था, वहां कुछ नहीं किया। यहाँ कुछ राज्यों ने विरोध किया था दोस्तों, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, आप जानते हैं वहां पर। पंजाब में भगवंत मान है और असम में है जो दोस्तों बीजेपी की सरकार है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे बात की गई थी कि है जो केंद्र राज्य संबंधों में कहीं ना कहीं है जो इसमें है जो खटास है जो देखने के लिए उस समय मिल रहा था। जो ये है जो आज से 2 महीना पहले है जो ये बातें की गई थी, लेकिन अभी है जो इसको है जो ड्राफ्टिंग करके है जो गृह मंत्रालय को है जो सौंप दिया गया है। दोस्तों बीएसएफ है जो करीब करीब है जो 6000 किलोमीटर सीमा का है जो रक्षा करता है। यह है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाकर अगर बोले जाए तो 6000 किलोमीटर का है जो करीब करीब है जो करता है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो 4096 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर है जो दोस्तों 3400 किलोमीटर जो पाकिस्तान का। तो 6000 किलोमीटर है जो इसका है जो इसकी है जो सुरक्षा है। और ये 15 से 50 किलोमीटर करने का सबसे बड़ा है कि दोस्तों है जो आजकल है जो नेशनल सिक्योरिटी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। तो सरकार ने है जो 15 किलोमीटर का दायरा को बढ़ाकर 50 किलोमीटर में सर्च ऑपरेशन, और उस समय वहां पर कुछ भी है जो लागू कर सकता है मार्शल लॉ। आप आर्टिकल आप पढ़े होंगे, आर्टिकल अगर 33 और 34 अगर पढ़े होंगे, ये है जो मौलिक अधिकार का है, उसमें है जो मार्शल लॉ को लागू कर सकता है। तो है जो आप है जो हर चीज को है जो कनेक्ट करके पढ़िए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आर्टिकल 33 और 34 में है जो दोस्तों है जो मार्शल लॉ लागू करने का अधिकार है जो संविधान के अंतर्गत मिला हुआ किसी भी क्षेत्र में है जो लगाकर वारंट, सर्च ऑपरेशन एंड इनकाउंटर की है जो सुविधा है इसके अंदर जो प्राप्त की गई है। तो है जो दोस्तों ये बीएसएफ के बारे में जो बोला गया था। आगे अगर हम पढ़ें दोस्तों, आगे अगर हम बोले दोस्तों कि आज का और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो दोस्तों एक चीज है कि भारत और ई गवर्नेंस है जो दोस्तों है जो ई गवर्नेंस का है जो एक रिपोर्ट्स आया है ई गवर्नेंस का, वो है जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस असेसमेंट रिपोर्ट एक आया है दोस्तों, असेसमेंट रिपोर्ट आया है। अब इसमें है दोस्तों कुछ
अभी वर्तमान में जो आया है वही चीज को देख लेते हैं कि ये जो ई गवर्नेंस आप जानते हैं कि सुशासन को बढ़ाने के लिए जो दोस्तों ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैंने ये डिजिटल गवर्नेंस को कैसे जो बढ़ाया जा सकता है, इसमें है जो दोस्तों असेसमेंट होता है और कौन से राज्य है जो अच्छा काम किया है, तो कुछ इसमें हम बातें करेंगे। तो इसमें दोस्तों जो केरल को है जो प्रथम स्थान मिला है, केरला को है जो प्रथम स्थान मिला है इसमें। शासित प्रदेश में अगर है दोस्तों तो है जो जम्मू एंड कश्मीर को है जो दोस्तों जो फर्स्ट स्थान का स्थान मिला है। है जो ई गवर्नेंस का जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें केरला को फर्स्ट स्थान और जम्मू कश्मीर को है जो केंद्र शासित में, ये है जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 8 है जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें है जो जम्मू कश्मीर को है जो सबसे फर्स्ट स्थान मिला और केरला जो है फर्स्ट स्थान पे 28 राज्यों में। दोस्तों ये है जो ई गवर्नेंस क्यों जरूरी है दोस्तों, देखिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि आज ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है। 21वीं सदी अगर ट्रांसपेरेंसी के युग से अगर नहीं मिले तो ये डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपके जो सबसे बड़ी चीज है कि आप करप्शन अगर आपके देश में नहीं है तो करप्शन नहीं है तो डेवलपमेंट ऑलरेडी है जो अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब विकास होगा दोस्तों तो विकास से बहुत सारे क्षेत्र है जो खुल जाते हैं। विकास से है जो एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप है जो इसको जरूर देखिएगा। इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन, ये जैसे सुविधाएं हैं जो दोस्तों है जो मिल जाएगी। और दूसरा चीज कि जो टाइम आवर है किसी भी कार्य को करने में है जो समय है जो 10 घंटा अगर लगता है तो ई गवर्नेंस से है जो उसमें कम से कम है जो 2 घंटे की समय में है जो उसे जो पूरा किया जा सकता है। और हर क्षेत्र में जैसे कोरोना काल में अगर आप बात करें दोस्तों तो ई गवर्नेंस के माध्यम से है जो भारत है जो इतनी बड़ी आपदा को कम से कम है जो संभालने में जो सक्षम रहा। आप कोरोना काल में अगर बात करें तो ई गवर्नेंस ही एक ऐसी युक्ति थी, एक ऐसी प्रणाली थी जिसके माध्यम से बिहार में अन्य राज्यों में, जैसे आपको हम एक 2 एग्जाम्पल देते हैं कि बिहार कोरोना सहायता आयोग जो खुला था दोस्तों, उसमें जो प्रवासी थे जो बाहर काम करते थे उनको 1000 रुपए है जो उनको दिया जा रहा था। ई गवर्नेंस के माध्यम से हुआ। सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर है जो काम करती है और कहती है कि अगर ई गवर्नेंस अगर सफल अगर होता है तो उस राज्य की है जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सही रूप से बढ़ती है। आप जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 50 में 85 स्थान पे है, तो हमें इसे कम करना है। ई गवर्नेंस के माध्यम से टाइम को बचाना है, पीरियड को बचाना है, वैल्यू को बचाना है, सबको बचाते हुए है जो हमें आगे बढ़ना है। तो आज के जो पेपर में जो था इस रिपोर्ट्स को और विस्तृत रूप से है जो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज है जो इतना ही था दोस्तों। केरल और जम्मू कश्मीर के बारे में था, उस पर है जो हम आपको चर्चा कर दिए। दूसरा है दोस्तों कि आगे अगर बढ़ते हैं तो इम्पोर्टेंट जो चीज है राष्ट्रपति के बारे में कुछ है जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है जो राष्ट्रपति से इस बार है जो आने जा रहा है कि राष्ट्रपति का है जो चुनाव आज के पेपर में विस्तृत रूप से जो दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में जो बताया कैसा हो हमारा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बारे में कुछ हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति का एक चुनाव जो है ये 16वां चुनाव है। कौन सा चुनाव? 16वां चुनाव। ये है जो डेट पूछता है, क्रम है, ये सब चीज बीपीएससी के अंदर में एंड ऑल एग्जामिनेशंस में बहुत पूछते हैं, इसीलिए आपको है जो बहुत ध्यान से जो पढ़ना पड़ेगा। इसकी अधिसूचना है जो दोस्तों 15 जून को है जो जारी हो जाएगी। इसकी अधिसूचना 15 जून को जारी हो जाएगी। 18 जुलाई को है जो दोस्तों है जो इसका है जो चुनाव की प्रक्रिया है। चुनाव इस दिन मतदान होगा, मतदान है जो इस दिन होगा। और मतदान में कौन कौन भाग लेते हैं दोस्तों? तो लोकसभा, विधानसभा एंड राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। ध्यान रखेगा, मनोनीत कभी नहीं, ध्यान रखेगा। मनोनीत अगर कहीं भी वर्ड आ जाए उससे सीधे जो काट दीजिएगा। सीधे है तो निर्वाचित सदस्य जो भाग लेते हैं। और जानते हैं टोटल है जो इसमें सीटों 4809 वोट, 809 सांसद और विधायक का है जो इसमें है जो पड़ेगा 4809, जिसमें 776 है जो सांसद हो जाएंगे और जितना घटेंगे वो उतना विधायक है। तो ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बता दें कि सबसे ज्यादा जो मूल्य होता है यूपी का होता है 208। एक सांसद का है जो मूल्य है जो दोस्तों 208 है। कैसे निकलता है उसके भी बारे में पहले तो अगर राज्य के अगर निकालना है दोस्तों तो टोटल जनसंख्या में विधायकों की संख्या से भाग 1000 से करेंगे तो वहां निकल जाएगा। और उसके बाद संसद सदस्य से अगर है जो उसको भागा देंगे तो 1 वोट का मूल्य है जो निकलता है।
तो यूपी में सबसे ज्यादा 208 और सिक्किम में सबसे कम है। सिक्किम में 7 है वोटों की जो मान्यता है, वो 1 वोट का मूल्य 7 है, इसका 208 है। तो ये चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन जो आगे हम उसको आप बता देते हैं। तो 18 जुलाई को है जो चुनाव मतदान होगा दोस्तों, और 24 जुलाई को है जो दोस्तों है जो अपने राष्ट्रपति का है जो कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो निश्चित रूप से है जो इससे पहले जो देश के नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। कुछ बातें हैं राष्ट्रपति में, तो राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि अगर मेंस में लिख रहे हैं तो उसको जरूर लिखेगा कि राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों विविधता के साथ देश में संस्कृति के प्रतिनिधित्व कर सके। कौन कर सके? जो विविधता है, जो बहुत सारी चीजें राजनीतिक से ऊपर उठकर विविधता में एकता राष्ट्रपति का सबसे मूल कर्तव्य के रूप में होता है। और यह जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान के संरक्षक के रूप में भूमिका निभाए। इसको 3 क्षेत्र में देखा जाता है दोस्तों। एक तो भारत का प्रथम नागरिक के रूप में, दूसरा है जो संसद के सदस्य के रूप में भी देखा जाता है, और तीसरा है जो आपका है जो सेना का सर्वोच्च लीडर के रूप में भी है जो देखा जाता है। तो पूरी दरोमदार है जो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति के ऊपर होती है। आप जानते हैं कि जो विधान जो मंत्रिपरिषद होता है उसकी सलाह से ही जो राष्ट्रपति जो कोई निर्णय लेते हैं। तो कुछ ऐसे अपवाद में निर्णय लिए गए हैं जिसके बारे में हम जो कुछ चर्चा करेंगे, और है जो कुछ जो सरकार के साथ जो राष्ट्रपति का जो संबंध रहा है उस पर है जो कुछ बात है जो हम करेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में है जो इतना ही है जो दोस्तों है जो बात करेंगे, और कुछ राष्ट्रपति के संबंध जैसे हिंदू कोड बिल पर असहमति हुई थी। हाँ, सुन लीजिए, हम जो बोल रहे हैं उस पर सुन लीजिए, लिखने की जरूरत है, बढ़िया कि आप सुन लीजिए। हिंदू कोड बिल पर है जो असहमति हुई थी। आप जानते हैं उस समय राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू का जो संबंध था कहीं ना कहीं है जो कटुता के बीच है जो उस समय का संबंध था। दूसरा है कि दोस्तों जो देश के दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने जो सरकार के खिलाफ महंगाई के है जो खिलाफ है जो आवाज उठाई थी। एक पहला दार्शनिक थे दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे एक प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति थे जिन्होंने सरकार को महंगाई के खिलाफ है जो उन्होंने हल्ला बोला था। तीसरा है कि दोस्तों है जो एक कहा गया कि राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प बनकर नहीं रहना चाहिए। इन्होंने है दोस्तों है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बीबी गिरी थे दोस्तों, वो है जब चुने गए थे तो बोले थे कि राष्ट्रपति को कभी भी रबर स्टाम्प की तरह जो नहीं होना चाहिए। और उन्होंने जो इंदिरा गांधी की जो लोकसभा को है जो जब भंग हुई थी तो इनकी है जो इनको नो कॉन्फिडेंस लेकर है जो उस समय आपातकाल को लागू किया गया था। 1 दिन बाद है जो साइन किया गया था। तो कहीं ना कहीं है जो राजनीतिक प्रेरित राष्ट्रपति है जो वो कहीं आशंकाओं के बीच आ जाता है, तो देश के संविधान के ऊपर है जो कहीं ना कहीं इसका प्रश्न उठ जाता है। फिर है दोस्तों आप जानते हैं ज्ञानी जैल सिंह 7वें राष्ट्रपति है जो दोस्तों है जो पोस्टल बिल के ऊपर है जो उन्होंने वीटो का प्रयोग किया था। फिर है जो दोस्तों है जो फखरुद्दीन अली अहमद प्रथम असमिया राष्ट्रपति थे। उन्होंने जो 352 वन के ऊपर है जो दोस्तों सरकार के अनुबंध के चलते हैं जो उन्होंने है जो इस बात को है जो माना कि नहीं, राष्ट्रपति की अपने गर्मा और अपनी पद का है जो कहीं ना कहीं संविधान के प्रति जो सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए और उसी तरह से जो काम करना चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति ने 1-2-4 चीज जो बताया वो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो कभी भी। और एक चीज है कि जो राष्ट्रपति की जो भी विवाद होती है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में है जो उसको जो चुनौती दिया जा सकता है। तो कुछ राष्ट्रपति के बारे में पेपर के न्यूज के आधार पे है जो दोस्तों हम है जो आपसे रूबरू होते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंस होता है वही है जो आपको बताना है जो चाहते हैं, और जो इम्पोर्टेंस होता है वही है जो आपसे हम चर्चा है जो करना चाहते हैं। और इम्पोर्टेंस अगर कुछ होता है दोस्तों तो देखने का प्रयास करेंगे। फिर है जो आपके साथ है जो फिर आज के आर्टिकल में है, आर्टिकल में कुछ इम्पोर्टेंट चीज तो नहीं है जिसके बारे में हम आपसे बात करें। कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की है जो बात आपसे कर लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रूस यूक्रेन अभी डेली है जो न्यूज में चल रहा है, रूस और यूक्रेन का जो बात है डेली है जो न्यूज में चल रहा है उसकी हम चर्चा करेंगे। रूस यूक्रेन पहले दोस्तों कभी कभी पूछ देता है कि रूस के जो यहाँ पर जो कमिश्नर हैं जो राजदूत हैं वो है जो कौन है, तो याद रखिएगा डेनिस ओलिपोव, याद रखिएगा। ये सब दोस्तों आपको पेपर में ही मिलेगा, क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछता है तब समझ में आता है। डेनिस ओलिपोव ये है जो भारत में है जो दोस्तों है जो राजदूत है। उन्होंने है जो बोला है कि भारत से रिश्ता जो है बहुत महत्वपूर्ण है उसका। हमने रूस और यूक्रेन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, और किस तरह से जो कैसे भारत को है जो
वर्तमान समय में जो रसिया के साथ है जो संबंध को न्यूट्रल करना है, और भारत कहीं ना कहीं है जो अभी अपने आप को इस स्थिति में है कि अगर किसी तरह का अगर वैश्विक नेतृत्व और विदेश नीति अगर परिवर्तन होता है तो रसिया का झुकाव जो चीन की तरफ जब हो जाएगा तो भारत की जो स्थिति कहीं ना कहीं है जो और खराब हो जाएगी। तो भारत अपनी जो संप्रभुता को ख्याल में रखते हुए वैश्विक नेतृत्व और वैश्विक विदेश नीति को है जो संतुलन कायम करने में कहीं ना कहीं अभी तक सफल रहा है, और निश्चित रूप से जो भारत है जो आगे भी सफल रहेगा। हम बात करते हैं दोस्तों की कुछ ऐसी बातें हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच, जो रूस और यूक्रेन पर है दोस्तों है जो 24 फरवरी को है जो हमला किया था, और 27 फरवरी को है जो दोस्तों है जो ऑपरेशन गंगा है जो चला था, आप जानते हैं। तो रसिया के जो भी जो यूएनएससी की बात हो, यूएनओ की बात हो, फिर है जो ह्यूमन राइट्स में जो वोटिंग की बात हो, तो भारत ने हमेशा तटस्थता की बात है जो की है। लेकिन भारत ने कहा कि डिप्लोमेसी और डिप्लोमेट के माध्यम से जो इसको है जो संतुलन बनाकर है जो इस मुद्दे को है जो खत्म किया जा सकता है। तो रूस यूक्रेन में अगर और बात करें हम, तो सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों है जो अभी जो वर्तमान समय में जो है रसिया की अपनी सामरिक हित है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो निश्चित रूप से है जो यूक्रेन जो है अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो सामरिक हित कहीं ना कहीं है जो रसिया की है जो एक है जो इसको बोलते हैं खतरे में आ जाएंगे। इसलिए है जो रसिया ने कहा है कि हमें है जो यूक्रेन के ऊपर किसी भी तरह का कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं, हमें अपनी सामरिक हित के लिए है जो हमें आश्वासन मिलना चाहिए नाटो से, और कि हमें है जो रसिया को किसी भी तरह से है जो यूक्रेन के बफर जोन को है जो न हटाए। अगर बफर जोन अगर यूक्रेन को हटा देता है तो हम अपनी है सुरक्षा करने के लिए जो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि पीटर थे रूस के दोस्तों, उन्होंने 22 वर्ष तक जो युद्ध लड़ा था। उन्होंने कहा कि वो समय आ गया रसिया के लिए कि अगर जरूरत पड़ा तो 22 वर्ष तक युद्ध जो लड़ा जा सकता है। उसको पीटर की 350वीं जयंती पर है जो व्लादिमीर पुतिन ने है जो स्टेटमेंट दिया, तो एक कहीं ना कहीं है जो खतरनाक दिशा में है जो रूस यूक्रेन का युद्ध जा रहा है। और निश्चित रूप से है जो यूएन की वर्तमान फेल्यूर कहीं ना कहीं है जो इस युद्ध को है जो आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए और इसी समय है जो शांति वार्ता करना चाहिए, मिक्स समझौता पे है जो वापस आना चाहिए। जो 2014 में जो मिक्स समझौता जो हुआ था उस समझौता पे वापस आके जो रसिया और यूक्रेन के बीच है जो निश्चित रूप से जो समस्या को जो हल करना चाहिए। दूसरा चीज है कि दोस्तों खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस 27 से 28% है जो गेहूं का निर्यात करता है, और काला सागर में जो कहीं ना कहीं है जो रूस की जो अपनी बहरारी है, अपनी जो डेरा जमाए हुए जिसके कारण जो निर्यात नहीं कर रहा है, वो है जो सबसे बड़ी है जो समस्या है यूक्रेन के लेकर है। यूक्रेन की जो अर्थव्यवस्था है वो है जो निर्यात पे भी टिकी रहती है। एक तो यूरोप का दूसरा बड़ा देश होने के नाते सबसे गरीब देश के रूप में है जो उसकी गिनती आती है। तो निश्चित रूप से पलायन भी एक समस्या है। तो हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, और इस पे है जो हम एक नया आपको नोट्स है जो बनाकर है जो देंगे, और है जो बहुत ही बेहतरीन नोट्स होगा, तो निश्चित रूप से जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये कुछ छोटा मोटा बातें थी दोस्तों, उसको है बनाने का है जो आपको प्रयास किया। फिर एक दोस्तों की ब्रिटेन की महारानी जो है द्वितीय सबसे लंबे समय तक राज करने वाली है जो बन गई है, और सबसे लंबे समय तक राज करने वाली है जो एलिजाबेथ है जो बन गई है, जो 70 वर्ष 110 दिन जो है। अगर सबसे लंबा अगर शासन का अगर बात करें दोस्तों, लंबा शासन कहीं ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है, तो लुई 14वां का है दोस्तों, लुई 14वां का है 72 वर्ष 110 दिन, 110 दिन है जो सबसे ज्यादा शासन अभी तक वर्ल्ड में किया है। तो लुई 14वां किया है 72 वर्ष 110 दिन। इस 1600 के आसपास है दोस्तों, इसका है 1643 से 1715, 1643 से 1715 का काल है दोस्तों जो लुई 14वां का रहा था, और उसमें है जो 72 वर्ष 110 दिन। और दूसरा है जो दोस्तों एलिजाबेथ का हो गया 70 वर्ष 126 दिन, 70 वर्ष 126 दिन। क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछेगा। और तीसरा है अगर बात करें दोस्तों, तो तीसरा है थाईलैंड के भूमिबोल, क्या है थाईलैंड के भूमिबोल हैं, उनका है जो दोस्तों 70 वर्ष है जो 105 दिन था, उनका है जो रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और सेकंड नंबर पर आ गए, और फर्स्ट है लुई 14वां है। तो दोस्तों ये है जो इम्पोर्टेंट्स है जो कभी कभी जो क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकता है। सांग्रीला डायलॉग के बारे में दोस्तों है कल बात करेंगे, जो भारत चाइना के बीच जो संबंध के बारे में वहां के विदेश मंत्री बोले हैं। और
ताइवान के साथ संबंध के बारे में बोले हैं। इस पे है जो कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन को जोड़कर है जो उसको है जो हम है जो जरूर है जो आपसे बात करेंगे। दूसरा है दोस्तों कि जो नाटो के देश स्वीडन और फिनलैंड, नाटो के देश में जो स्वीडन और फिनलैंड को जाने की जो बात कर रही थी, उसने तुर्की ने कहीं ना कहीं है जो नाटो के जो दो नए मेंबर के लिए है जो आवेदन दिया था दोस्तों, स्वीडन और फिनलैंड। नाटो में 30 कंट्री है दोस्तों, ये दोनों ने है जो अभी है जो आवेदन दिया था, तो तुर्की ने इसको है जो क्या किया था, अब तुर्की का नाम तुर्की हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तुर्की ने है जो इसको है जो कहा था कि ये है जो हमारे लिए है जो खतरा है, और वहाँ जो कुर्द है वो है जो हमारे यहाँ आतंकवादी के रूप में काम करता है। स्वीडन और फिनलैंड को कभी नहीं है जो नाटो में शामिल होना चाहिए। नाटो का एक क्लाउज है दोस्तों, क्लाउज नंबर 11 कहता है कि जब तक सभी देश सहमत नहीं होंगे किसी भी नए देश को है जो मेंबर को है जो उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ऐसे नाटो विस्तार की बात तो कहीं नहीं गई थी, लेकिन धीरे धीरे नाटो का विस्तार है जो दोस्तों हो गया, और है जो 30 कंट्री के रूप में जो दोस्तों है जो यहाँ पर आ गया। 14 से 30 कंट्री के रूप में, जो पहले 14 था अब 30 धीरे धीरे बढ़कर हो गया है। नॉर्थ मैसेडोनिया है जो सबसे लेटेस्ट कंट्री बना है नाटो का, और दोस्तों इसको है जो तुर्की ने है जो भी बोला है कि तुर्की है जो स्वीडन और फिनलैंड को है जो रोकने की है जो बात की रही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब है जो जरूर कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं फिर नए पेपर एनालिसिस के साथ। आपका दिन मंगल में है, आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।